एक बेटी जिसकी उम्र कम थी वो अपनी माँ से बात कर रही थी। मार्च 2020 की यह बात है। तो बेटी माँ के पास बैठी हुई पहले तो यह सोच रही थी कि माँ को बताऊं या ना बताऊं। काफ़ी देर तक असमंजस परिस्थिति में थी। फिर उसने सोचा कि मैं माँ को बता ही देती हूँ और फिर माँ के सामने जाकर कहती है, माँ तुम्हें एक बात बतानी है। माँ कहती है, क्या बात बतानी है, बोल। और उसके बाद वो बच्ची बताने लगती है कि पड़ोस का जो अंकल है ना, वो मेरे घर पर आते हैं जब तुम नहीं होते हो और फिर वो मेरे साथ पता नहीं खाने में मुझे क्या खिला देते हैं और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे मन के अंदर हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे करना चाहिए। अब तो यह बात बहुत गहरी थी अगर इसको सीरियसली लिया जाता, लेकिन माँ कहती है कि बेटी तुम्हारा पापा दुबई रहता है और वह जो पड़ोसी है वह बहुत ख़तरनाक है, उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की है और तुम चुप रहो, किसी से कुछ मत कहो और वरना तो वह हमें मार देगा। इस तरह से बेटी को यह भी डरा देती है। बेटी चुप रहती है और दोस्तों सालों साल उस बेटी के साथ ऐसी हैवानियत चलती रहती है और उसके बाद जब लोगों को पता चलता है तो जज साहब के सामने उस व्यक्ति जो कि 55 साल का हो चुका था उसको पेश किया जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर 55 साल के आदमी के साथ जज साहब जो करते हैं तो 55 साल का वह आदमी गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, भीख मांगने लगता है कि जज साहब रहम की भीख मांग रहा हूँ। लेकिन जज साहब बिल्कुल भी उसको रहम की भीख नहीं देते हैं। पूरी कहानी यहाँ पर जानिएगा, लड़की आखिर क्या कहना चाहती थी अपनी माँ से, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है महाराष्ट्र के अंदर और यह 2000 की सच्ची घटना है दोस्तों, जहाँ पर ऐसा घटित हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर जज साहब के सामने एक आदमी जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहा था और उसके पास उसकी पत्नी खड़ी हुई थी कटघरे में। तो रो रो करके कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो जज साहब। लेकिन जज साहब बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी को तो जमानत दे सकता हूँ मैं, पर तुम्हें तो जीवन भर काल कोठरी में ही रहना पड़ेगा। ऐसी उसने क्या सज़ा, मतलब ऐसी उसने क्या करतूत की थी जो उसको इतनी टफ, इतनी कठिन सज़ा मिलती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर अब मैं कहानी को विस्तार से नाम ले करके बताऊंगा और जो लड़की होती है उसका नाम मैं यहाँ पर बदलूंगा क्योंकि बच्ची है, नाम नहीं ले सकते हैं। तो बच्ची का नाम रख लेते हैं प्रियंका। बहुत छोटी थी उम्र में, 7-8 साल। और उसके बाद उसका जो पिता होता है वह दुबई में कमाने के लिए गया था। घर पर माँ रहा करती है, प्रॉपर एड्रेस में बताऊंगा नहीं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर माँ घर पर रहती है, बेटी घर पर रहती है। बेटी बहुत छोटी है, माँ और बेटी दोनों अकेली रहती हैं। जो माँ होती है बर्तन वगैरह मांजने के लिए लोगों के घरों में जाकर काम किया करती। पति दुबई कमाता तो इस तरह से यह खूब अच्छा खासा कमा लिया करते महीने में। बेटी की अच्छे से शादी करने के इनके मन में सपने थे कि बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। मगर दोस्तों पड़ोसियों की नज़र लग जाती है इनकी बेटी पर। पड़ोस के घर में एक आदमी रह करता है, वह प्रियंका के घर पर आ जाया करता है जब घर पर उसकी माँ नहीं होती है। पड़ोस के उस आदमी का नाम होता है महेश। वह फ़िलहाल 55 साल का है। वह इसके घर पर आ जाया करता। अब महेश पीछे से आकर के प्रियंका को बैड टच किया करता, यानी कहीं भी छू लेना, इस तरह से मज़े उसके साथ लेना, इस तरह से काम किया करता। और बाद में ये भी कहा करता कि मम्मी को मत बताना वरना तुम्हारी मम्मी को भी जान से मार दूंगा। तो प्रियंका डरी सहमी सी रहा करती, वह मम्मी को भी नहीं बताती। हर रोज़ की तरह जो आदमी होता पड़ोसी हर रोज़ इसी तरह से आकर के इसके साथ खेला करता, क्योंकि पड़ोस के रहने वाले महेश को पता था कि इसकी माँ काम पर जाती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, तो उसी बीच वह फ़ायदा उठाया करता। अब तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका अपनी माँ को तो बताती नहीं है और महेश की हैवानियत जो होती है और ज़्यादा जागती चली जाती है। अभी तक तो बैड टच कर रहा था, थोड़ी बहुत ऐसी उल जलूल हरकतें कर रहा था। लेकिन दोस्तों अब एक दिन की बात है, महेश ने प्रियंका को खाने में शक्तिवर्धक दवाई मिलाकर खिला दिया होता है और यह घिनौना, मतलब बहुत ही ज़्यादा घिनौना था दोस्तों। और उसके बाद यह लड़की खाने को खा लेती है तो महेश घिनौनी हरकत कर बैठता है। अब यहाँ पर दोस्तों लड़की बहुत ज़्यादा परेशान और रोज़ रोज़ यह दवाई खिला देता और घिनौनी हरकत कर देता। तो लड़की एक दिन परेशान होकर के माँ से भी कहना चाहती है लेकिन अभी भी नहीं कह पाती है। उसको एकदम से याद आ जाता है कि महेश ने, पड़ोसी अंकल ने कहा है अगर मैं माँ से कहूँगी तो मेरी माँ की हत्या कर देगा। फिर से डर जाती है, फिर से चुपचाप हो जाती है। और अब उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे थे कि अब जो यह पड़ोसी अंकल महेश होता है एक दिन हद पार कर देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना देता है। अब तो दोस्तों यह सिलसिला बार बार होने लगा था और शरीर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं लड़की के में। और इसी तरह से अब यह
मामला खूब चलता रहता है। बेटी ने अपनी माँ को भी बताया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। 8 साल की थी और अब बेटी 14 साल की उम्र हो जाती है बेटी की। अभी तक वह पड़ोसी अंकल उसके साथ वही हैवानियत करता चला जा रहा था। उसको खाने में जो पावर शक्तिवर्धक गोलियां होती हैं उनको मिलाकर दिया करता। और अब यह लड़की सुंदर लगने लगी थी और उम्र से कहीं ज़्यादा विकसित इसके अंग हो गए थे, यानी कि एक भरपूर स्त्री सी बन चुकी थी 14 साल की उम्र में ही। अब क्या होता है दोस्तों, इसको एक बीमारी हो जाती है और बीमारी भी बड़ी खतरनाक होती है लड़की को। उस बीमारी का नाम होता है निफोमेनिया। निफोमेनिया बीमारी जो होती है दोस्तों, इसमें अंग विकसित हो जाते हैं लिमिट से ज़्यादा और संबंध बनाए बगैर अगर संबंध नहीं बन पाते हैं तो लड़की की मौत भी हो सकती है। ऐसी यह बीमारी होती है, यानी कि एक तरह से लत लग जाती है। जैसे एक नशे की लत लगती है इंसान को, अगर नशा ना मिले तो वह मर भी सकता है। इसी तरह से संबंध बनाने की लत लग जाती है इंसान को जब यह बीमारी हो जाती है। दिन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकार उसे ढूंढना ही पड़ता है। अगर नहीं मिला शिकार तो उसको नींद नहीं आती, रात को चैन नहीं आता है। ऐसी बीमारी इसको हो चुकी थी जिसका नाम होता है निफोमेनिया। दोस्तों रोज़ रोज़ अब यहाँ पर संबंध बनाना चाहती थी, बनाने की आदत लग जाती है। अब प्रियंका अब खुद महेश का इंतज़ार किया करने लगती है कि कब आएगा, कब मेरी माँ काम पर जाएगी और कब हम दोनों एक होंगे। इस तरह का मामला यहाँ पर चलने लगता है। प्रियंका ने अपने माँ को एक दिन बताया, अभी रो रो करके, उसको पछतावा भी होता था कि मैं ये कौन से रास्ते पर जा रही हूँ। तो माँ को भी जाकर बताती है रो रो करके कि पड़ोसी महेश अंकल मुझे खाने में कुछ मिला कर देता है माँ, और उसके बाद मेरा मन करता है संबंध बनाने का। लेकिन दोस्तों माँ के सामने रोना बेकार था क्योंकि माँ खुद ही उस पड़ोसी से डरी हुई थी। कहती है बेटी ये बात चुप लगा जा अपने मन में, तेरा पिता तो दुबई में है और ये मेरे साथ भी नाफरमानी कर चुका है, इस तरह से अब तू चुप लगा जा। यानी कि डरी हुई थी माँ बेटी दोनों। उनको लग रहा था कि अगर किसी से शिकायत करी तो ये हमें पीछे जीने नहीं देगा। कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो महेश होता है वह इस लड़की को कई बार अपने घर पर बुला लिया करता और वहाँ पर इसके साथ गंदा कर्म किया करता। एक बार महेश की पत्नी ने इन दोनों को देख लिया था तो पत्नी भी महेश से इतना डरा करती थी कि वह कुछ कह नहीं पाती है, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब पत्नी भी नहीं कह पाती है, पड़ोस की है लड़की की माँ भी नहीं कह पाती है, तो महेश के अरमान और ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं। उसके साथ रात दिन लगातार वह अपना जैसे ही मौका मिल जाता वैसे यह कुकृत्य किया करता। अब प्रियंका 17 साल की हो जाती है। कितना लंबा सफ़र इसने तय किया था। इसकी जो वासना थी और इस आदमी की जो वासना थी, उस वासना ने किस कदर एक बच्ची के साथ ऐसा कुकर्म किया। 17 साल की हो जाती है तो अब दोस्तों यहाँ पर यह घर से बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और जो बॉयफ्रेंड भी इसका 17 साल का ही था। जब ये घर से भाग जाती है तो इसकी माँ इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस में जाती है। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं क्योंकि अभी नाबालिग थी। अगर बालिग होती तो पुलिस वाले शायद ज़्यादा गौर ही नहीं करते कि वो भाग गई है। अगर पकड़ भी लाएंगे तो वो कह देगी कि मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर पुलिस क्या करेगी। तो उसमें ज़्यादा भागदौड़ पुलिस करती नहीं है। लेकिन ये नाबालिग थी तो इसको ऐसे भागने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि नाबालिग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद उसके कमरे की तलाशी लेती है सबसे पहले कि कोई चीज़ मिल जाए। तो कमरे की जैसे तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर एक डायरी मिलती है दोस्तों। वह लड़की माँ से बताना चाहती लेकिन माँ इस बात को आगे नहीं कहने देना चाहती, तो वह घुट घुट करके एक डायरी लिखा करती थी जिसमें सारी कहानी डिटेल में लिखी जाती है। उसमें सब कुछ लिखा था कि किस तरह से महेश अंकल ने उसके साथ क्या क्या किया है, कैसी कैसी दवाइयाँ खिलाई हैं, कब से यह काम चालू हो रहा था। तो दोस्तों वह सारी कहानी वह उस डायरी में लिख कर रखती है। अब तो डायरी को जब पुलिस वाले पढ़ते हैं तो उसकी माँ को डांटते हैं कि तुमने अपनी बेटी का विरोध क्यों नहीं किया, मतलब तुमने अपने उस पड़ोसी का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि डायरी में लिखा है तुम्हारी बेटी ने बताया कि मैंने अपनी माँ को भी बता दिया था, लेकिन तुमने अपनी बेटी का साथ क्यों नहीं दिया। जो माँ होती है वह रोने लगती है, कहती है साहब मुझे डर लग गया था, ये दरिंदा आदमी है, पड़ोस में रहता है, खुद इसकी पत्नी भी इससे डरती है, इसलिए मैं कोई कदम नहीं उठा पाई। अपने पति से कहती तो वो इतनी दूर है, वहाँ पर उसको टेंशन होती। तो यहाँ पर वह जो माँ होती है लड़की की, वह यही कहती है कि हमें तो जी बहुत ज़्यादा डर लगता था इससे, मैं इसलिए विरोध नहीं कर पाई क्योंकि मेरा पति तो विदेश में रहता है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तो अब पुलिस समझ जाती है सारे मामले को और उसके बाद उसकी पत्नी को और उस महेश को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है और फिर कोर्ट केस इनके ऊपर चलता है। और इधर इस लड़की को 25 दिन के बाद
साथ प्रियंका को ढूंढा जाता है और इसके बॉयफ्रेंड के साथ, वो भी नाबालिग था, ये भी नाबालिग थी, समझाया जाता है इनको और इससे पूछा जाता है कि तुम ऐसे क्यों भाग गई। तो प्रियंका एक और अलग ही कहानी पुलिस के सामने खोलती है। वह बताती है कि जब से अंकल ने मुझे कुछ खिलाना चालू किया है तब से मेरा मन इतना ज़्यादा करता है संबंध बनाने का कि कोई भी हो, कभी भी हो, संबंध बनाए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर यह इसको बीमारी थी और बीमारी की वजह से यह इसके साथ एक कांड हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि शक्तिवर्धक जो एक दवाइयाँ होती हैं हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती हैं, इनका उपयोग कम ही किया जाए तो अच्छा है, वरना केमिकल लोचा हो गया एक बार दिमाग में तो भैया कहीं के नहीं रहोगे और इधर उधर भागते फिरोगे और फिर कोई मिलेगा और नहीं, क्योंकि यह हमारे जो मानसिक संतुलन है उसको बिगाड़ देता है। जो हमारे दिमाग के अंदर हार्मोन्स वगैरह होते हैं, हार्मोनल एक्टिविटी, उसको संतुलन, उसका संतुलन जो होता है उसको बिगाड़ देता है और फिर यहाँ पर ऐसी ऐसी कहानियाँ घटती हैं। तो लड़की को भी इतना चस्का लग गया था दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर यह घटना घटी। तो अब जज साहब के सामने जब इस महेश को ले जाया जाता है, वह माफ़ी मांग रहा था गिड़गिड़ा करके, साहब मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जज साहब कह रहे होते हैं कि तुझे तो मेरा जी करे, अगर मेरा बस चले तो कई कई जन्मों के लिए तुझे काल कोठरी में डाल दूं, जैसा तूने उस लड़की के साथ कुकृत्य किया है इतने सालों तक। मगर क्या करें, कानून भी कोई चीज़ होती है और तुम ज़िंदगी भर काल कोठरी में रहोगे और तुम्हें काल कोठरी से कभी नहीं निकाला जाएगा और तुम्हारी पत्नी को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के सामने वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि पत्नी भी डरती थी, इससे इतना बड़ा राक्षस था यह, तो पत्नी को छोड़ दिया जाता है और इसको वहीं काल कोठरी में रहने दिया जाता है। इस तरह की ये कहानी थी दोस्तों, और यहाँ पर इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि जीवन इतना हल्का नहीं है दोस्तों जितना हल्के में लोग जीवन को ले लेते हैं। जीवन बहुत बड़ी अहमियत है और इसको जीना चाहिए और इसमें बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए जिससे मानवता का भला हो, अपना भला हो, अपने परिवार का भला हो, अड़ोसी पड़ोसी और लोगों का भला हो, गरीब लोगों का भला हो। तो इस तरह के काम करने चाहिए। कई बार अगर पैसा ज़्यादा है तो थोड़ा इधर उधर बांट भी देना चाहिए, थोड़ा लोगों को खाना वगैरह खिला देना चाहिए, किसी की मदद कर देना चाहिए ज़रूरतमंद की, किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। इस तरह के काम करना होता है, जब करता है इंसान तो उसका जग में नाम होता है। और अगर दूसरी ओर अगर ऐसा काम करता है जैसे ये 55 साल का व्यक्ति उस लड़की के साथ कर रहा था, तो जग में थू थू होती है और हंसी उड़ाई जाती है ऐसे लोगों की, क्योंकि दरिंदे टाइप में ऐसे लोगों की गिनती की जाती है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, और फिलहाल में मेरे पास मोबाइल नहीं है और जो मेरे नाम याद है उनको ही लूँगा। हमारे साथ धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, लगे रहते हैं हमारे भाई, और मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। उसके बाद सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं और सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। दोस्तों फिजी एक देश है जहाँ से ये कमेंट करते हैं, हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे काम करने के लिए, लेकिन वो लोग वहीं पर रह जाते हैं, तो वहाँ पर उनके बेटों के बच्चे, इस तरह से वहाँ पर जनसंख्या फिलहाल मतलब आगे बढ़ जाती, कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, तो वहाँ के रहने वाले हैं हमारे भाई सूरज डीओ। उसके बाद हमारे साथ हैं जी नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और उसके बाद राधेश्याम शर्मा के बाद हैं छगनदास खाटाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। परम मान हमारे भाई जो कि इटली से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ताजी लोहमान हमारी बहन जो कि लगातार हमारी वीडियोज़ को देखती हैं और ऑस्ट्रेलिया से हैं, लगातार हमारे साथ बनी रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका भी। और भी कोई भाई जो रह गया है उन भाइयों का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।